द सेकेंड स्टेप इज दैट कि जो हमने टिश्यूज लिए थे, ठीक है, एज अ सैम्पल टिश्यू, उनको हम ग्राइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्टार पेस्टल विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या करते हैं, इसको हम मोर्टार पेस्टल की हेल्प से जो भी सैंपल टिश्यू लिए हैं उसको हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। और जब हम ग्राइंड करेंगे तो हमको एक स्लरी मिल जाएगी, थिक स्लरी। उसको हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। कोई भी चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से हम क्या कर देते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। अब जो यहाँ पे दो चीजें होगी, एक फिल्ट्रेट और एक क्या मिलेगा, रेटनेट, रिटेंटेड, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट होगा वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा, और जो हमको जो सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा वो क्या होगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट कैन बी देन सब्जेक्टेड टू द न्यूमरस सेपरेशन टेक्निक। इसके बाद हम और भी कई सेपरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। In order to obtain the desirable compound from one other component, by successful performing all the above steps, we can get the idea about the molecular formula and the probable structure of the compound. All the carbon compounds that we get from living tissues can be called as biomolecules, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमको मिल रहे हैं किसी लिविंग टिश्यूज से, हम उनको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल, हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। और भी मेथड है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं हम, जिसमें जैसे कि जो ऐश एनालिसिस करते हैं, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आफ्टर डेड क्या कर देते हैं, उनकी बॉडीज जो रहती है अगर उसको जला दिया जाए, ठीक है, तो लिविंग टिश्यू की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, ऐश के अंदर क्या हो जाते हैं, लिविंग टिश्यूज के कुछ पार्ट्स, मतलब क्या करते हैं जब आप उसको जला देते हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद में कुछ पार्ट जो लिविंग टिश्यूज के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं ऐश में, हम उससे भी हम कुछ कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए, फॉर एनालिसिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू इज टेकन विच इज ओवन ड्राइड टिल ऑल द वाटर इज इवोपरेटेड। मतलब सूखा हुआ क्यों ले रहे हैं, ताकि वो इजीली बर्न हो जाए। दिस गिव्स द ड्राई वेट, उसमें आपको ड्राई वेट मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट टिश्यू इज बर्न कंप्लीटली विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एश। Thus, ash form contains inorganic element like potassium, sodium, calcium, magnesium, etc. ये सब क्या है, inorganic compounds है, and are also seen as the acid soluble fraction के रूप में हम इनको देख सकते हैं। मेन अगर हम बात करें जो सेलुलर पूल की, तो सेलुलर पूल क्या होता है, द सम ऑफ टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयंस प्रेजेंट इन द सेल, जिसको आप क्या कहते हैं, सेल्यूलर पूल कहते हैं। जिसमें अगर हम बात करें नॉर्मली सेल में मोर देन 5000 केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं लिविंग टिश्यू के, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम सोल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, और बहुत सारी चीजें और भी, क्योंकि यहाँ मैं ऊपर बता चुकी हूँ अराउंड 5000, मोर देन 5000 केमिकल्स प्रेजेंट हैं। बायोमोलिक्यूल्स को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एज अ बायोमोलिक्यूल्स और एज अ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स और एज अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। बच्चों इधर देखिए एक बार, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स आप किसे कह रहे हैं, जिनकी साइज के बेसिस पे क्या होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अगर ये पोलर हैं तो सॉल्यूबल होंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जैसे लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड और डायनामिक स्टैटिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, और भी कुछ लिविंग स्टेट में हमको कुछ मिलते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर स्मॉल इन साइज विथ लो मॉलिकुलर वेट, और ये हाईली सॉल्युबल होते हैं अगर पोलर हैं, और इनका सिंपल मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है। बायोमोलिक्यूल्स कैन बी इनऑर्गेनिक सच एज वाटर, मिनरल, सॉल्ट, गैसेस एक्सेट्रा, और ऑर्गेनिक हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। ऑल दिस कंपाउंड्स मेंशन अबव आर सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ फिल्ट्रेट एक्सेप्ट द लिपिड। लिपिड्स को छोड़ करके बाकी ये क्या होते हैं, सॉल्युबल फ्रैक्शंस हैं, है ना।
which occurs as an insoluble fraction on filtrate as they are mostly found in the cell membrane and thereby forms vesicles which are separated in insoluble pool. यहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. माइक्रोमोलिक्यूल्स में अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, बच्चों ये वर्ड आपने बहुत पहले सुना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हम इसको एक्सटर्नली ईट लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम इनको यूज करते हैं. लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, हम इसको दो उसमें स्प्लिट करके देखते हैं बच्चों, कार्बो और हाइड्रेट्स. कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स हम नॉर्मली वाटर के लिए यूज करते हैं. वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये किसका बना हुआ है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. ठीक है, इनका हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, कीटोनिक ग्रुप भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स जब हम इनके पढ़ेंगे, इन दैट यू विल अंडरस्टूड अबाउट दिस. These are produced directly by the plants during photosynthesis. Carbohydrates are known as the सैकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को आप सैकेराइड्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं शुगर का. अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर और नॉन शुगर दो में डिवाइड कर सकते हैं. अब शुगर और नॉन शुगर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम जब शुगर और नॉन शुगर में डिस्कस करते हैं तो दैट टाइम जो मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स वो शुगर्स होते हैं और नॉन शुगर्स में हम पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ते हैं. लेटर वी विल डिस्कस व्हाट इज द मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड. और अगर हम बात करें कि शुगर्स जो होते हैं हम उनको वापस टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये टर्मिनोलॉजी आपको एक और सुनने को मिलेगी बच्चों. रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स आर दो शुगर विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट टू द ब्राइट मिरर ऑफ सिल्वर and which reduce Fehling solution or Benedict solution to the red precipitate of cuprous oxide. तो जो रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है उनको आप क्या कह रहे हैं? रिड्यूसिंग शुगर. जैसे कि एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं. ठीक है. और नॉन रिड्यूसिंग की अगर हम बात करते हैं, हम शुगर्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है कि जो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं टॉलेंस और फेलिंग्स या फिर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को. क्यों? क्योंकि जो इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं? रिड्यूस नहीं कर पाते हैं किसे? फेलिंग्स बेनेडिक्ट रिएजेंट को, और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट दो में हम डिवाइड करते हैं, शुगर और नॉन शुगर. मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जो हैं वो शुगर्स होते हैं, बल्कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या है? नॉन शुगर. और पॉलीसैकेराइड्स हम किसमें पढ़ते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में. ओके. तो अब देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो शुगर्स हैं उसका पहला जो है मोनोसैकेराइड. सैकेराइड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये शुगर कंटेन कर रहे हैं. ठीक है. पॉलीसैकेराइड्स के केस में नॉन शुगर होने की वजह से बाद भी हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं. वो जब हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तब हम इसे और डिस्कस करेंगे. मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट. ठीक है. ये अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, कि इससे ज्यादा और छोटा इसका कोई रूप नहीं मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में. ओके. दीज आर जनरली कंपोज्ड ऑफ 3-7 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल. 3 से 7 कार्बन एटम्स क्या होते हैं? हर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए एग्जांपल ग्लूकोज. यहाँ कितने? 6 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है. ठीक है. और अगर हम बात करें कि मोनोसैकेराइड्स के ही और एग्जांपल्स देखें, 3 से 6 कार्बन एटम्स इसमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं. ये वापस हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं सिंपलर यूनिट में. और क्योंकि ये बिल्डिंग यूनिट्स होने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? मोनोमर्स कहा जाता है. ठीक है. मोनोमेरिक यूनिट भी होते हैं. ये जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं?
मोनोमर्स भी हम इनको कहते हैं। सारे जो इतने भी क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट, उनके लिए ये क्या करेंगे, मोनोमेरिक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप भी कंटेन करते हैं, तो जिसमें जो जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो आप उनको क्या बोलते हैं, एल्डोज, ठीक है। एल्डोज शुगर हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं, तो एल्डोज, एल्डो, और जो भी नंबर ऑफ कार्बन होगा वो उसके बेसिस पे हम इनका क्या करते हैं, नाम हो जाता है। जैसे कि यहाँ 6 कार्बन है ग्लूकोज में, तो हम इसको एल्डो हेक्सोस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ठीक है, कि जो मोनोसेकेराइड्स क्या है, कीटोन ग्रुप कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, कीटोहेक्सोस। जैसे कि फ्रक्टोज जो है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक मेन डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, इसका फॉर्मूला भी, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है एल्डो हेक्सोस, और ये क्या होता है, कीटो हेक्सोस। दैट मीन्स इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें कौन सा, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन व्हाट इज द मेन डिफरेंस, कि एक में एल्डो है और एक में कीटोन ग्रुप है, ठीक है। एल्डो हेक्सोस ग्लूकोज को कहते हैं, कीटो हेक्सोस आप किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को, ओके। अब अगर हम थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में अगर हम जान लें, तो ये जो ग्रेप शुगर होती है उसी से, इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड में जो राइप फ्रूट होते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम जो इनको कंज्यूम करते हैं, हनी, राइप ग्रेप, पके हुए जो अंगूर होते हैं, ठीक है, पके हुए फल हैं, उनमें भी आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ब्लड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं आइसोमेरिक एल्डोहेक्सोस होते हैं। और अगर हम बात करें कि इनको बनाने की अगर बात की जाए, तो आप वैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनको अगर हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको क्या मिल जाते हैं, ग्लूकोज मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको आप एल्डो पेंटोस, अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है कि जनरल जो एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड की, तो ये क्या बनाते हैं, जैसे कि एडिशन जब होता है, ठीक है, फॉर्म, ये जो होते हैं कि एडिशन कंपाउंड नहीं बनाते हैं सोडियम बाइसल्फेट के साथ, ठीक है। और जो स्ट्रिप्स रिएजेंट है उसको भी पिंक कलर में टर्न नहीं होते जब रिएक्ट करते हैं, तो ये जो इनको हम क्या कहते हैं, इट इज एन एल्डोपेंटोस विथ 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ये रिड्यूसिंग ग्लूकोज, अगर आप ग्लूकोज को रिड्यूस करते हो तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो एन हेक्सेन वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। और इतना काफ़ी है आपके लिए यहाँ जानना, क्योंकि ये जो चैप्टर है, आप ग्लूकोज के 2 टाइप होते हैं, अगर हम देखें ग्लूकोज भी 2 टाइप के होते हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो डी ग्लूकोज जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्लूकोज, और निगेटिव ग्लूकोज एल ग्लूकोज के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, कि जो ऑर्डिनरी ग्लूकोज होते हैं ना उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, और जो एंटीओमर होते हैं उनके लिए हम वही यूज़ करते हैं, एल ग्लूकोज। ये और ज़्यादा डिटेल चीज़ें हैं बच्चों, बट अभी आपको इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मेन डिफरेंस आप देख लीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस का डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप,
मोनोसेकेराइड आर ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बच्चों ये, बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप एंड कैन बी ऑल रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस और बेनेडिक्ट और फैलिक सॉल्यूशन इनटू द क्यूप्रस आयन। क्या करते हैं, और रेड पीपीटी मिल जाता है जब आप इसमें ऐड करते हैं तो रेड पीपीटी मिलता है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस और एरीथ्रोस। एरीथ्रोस तो आपने सुना भी होगा, ठीक है, नॉर्मली एरीथ्रोसाइट्स आपने सुना होगा। अब अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सेकेंड टाइप यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक मोनोसैकेराइड हो गया था, यहाँ ओलिगोसैकेराइड हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि दीज आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2,6 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड तो अपने आप में क्या हो रहा था, 3 से 6 कार्बन को साथ में लेकर के क्या बना रहा था, मोनोसैकेराइड बना रहा था, ठीक है। अब जब इसका कंडेंसेशन होता है, 2 से 6 मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं किसके, मोनोसैकेराइड के, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, ओलिगोसैकेराइड्स। द बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड से मोनोसैकेराइड यूनिट जो जुड़ी रहेगी उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि अगर 2 यूनिट ली है मोनोसैकेराइड्स की, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो वो किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। These are the sugar containing 2 monomeric units and can be further hydrolyzed into smaller components. These are known as the non-reducing sugar because the free aldehyde or ketone group is absent in this. यहाँ पे क्या हो रहा है ओलिगोसैकेराइड्स में, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों हो गए, शुगर्स तो हैं बच्चों के लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कीटो ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप जो था वो तो अब तो बॉन्ड बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसीलिए क्या हो गई ये नॉन, यहाँ पे फ्री जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो एब्सेंट होने की वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, इनके एग्जांपल देखें डाइसैकेराइड्स के, स्यूक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, ये सब किसके एग्जांपल है, डाइसैकेराइड्स के। ट्राइसैकेराइड 3 मोनोमर यूनिट कंटेन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइसैकेराइड, इसका एग्जांपल है रेफिनोस। टेट्रासैकेराइड 4 अगर कंटेन कर रहा है, ठीक है, एग्जांपल जैसे स्टिकायोस, ठीक है, और ये कंटिन्यू हो जाएगा कहाँ तक, क्योंकि हमने 2 से 6 यूनिट तक का बोला है। इससे ज्यादा अगर होंगे तो वो किस में जाएंगे, दैट मीन्स 7 से अब आगे जितने भी जा रहे हैं वो सब किस में जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में जाते हैं, जो कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और बच्चों हम यहाँ पढ़ रहे हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हम पॉलीसैकेराइड्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अब सेकेंड अगर हम देखते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, तो वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो हैं आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड